Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. Okay, तो एज यू नो दैट हम लोगों ने CSIR नेट की एक फ्री ऑनलाइन सीरीज चलाई हुई है और इसके अंदर मैं आपको CSIR नेट का डिटेल्ड कोर्स करवाऊंगा और इसी ऑर्डर में हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्टिंग किया हुआ है और क्लासिकल मैकेनिक्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 15। इससे पहले 14 लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन लोगों को CSIR नेट का प्रिपरेशन करना है कंप्लीटली, साथ में जेस्ट का भी करना है और गेट का करना है, टीफर का करना है, एनी अदर जितने भी एग्जाम्स हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है, उन सभी का प्रिपरेशन अगर आपको करना है देन यू कैन सी ऑल द वीडियोस इन ऑर्डर। आप लाइन से जाइए, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट में क्लासिकल मैकेनिक्स के आप लोग लाइन टू लाइन वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, और आप लोग इनको नोट डाउन करें क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपका रिवीजन सही से हो पाएगा। तो लाइन टू लाइन वीडियोस को देखें, नोट्स प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें। और देखिए इसी ऑर्डर में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि नेट के सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए थे जो लैग्रेंजियन के ऊपर बेस्ड थे। हमारा लास्ट टॉपिक लैग्रेंजियन था और लैग्रेंजियन को मैं आपको इतना अच्छा करवा रहा हूँ ताकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप कहीं भी लैग्रेंजियन पढ़ाएं या पढ़ें, हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए। हम लोग लैग्रेंजियन को इतना परफेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा लैग्रेंजियन हमारा कब से चल रहा है, ठीक है, और अभी आगे और चलेगा। तो वैसे लैग्रेंजियन आपका कंप्लीट हो चुका है, बट मैं आपको लैग्रेंजियन के टॉपिक्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। नेट के हम लोगों ने कर लिए, अब हम जेस्ट के करेंगे। ठीक है, तो मैं आपका लैग्रेंजियन बहुत अच्छा करवा दूंगा बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है और लैग्रेंजियन डायनेमिक्स एक ऐसी फिजिक्स है जिससे आप क्लासिकल मैकेनिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं आपको लैग्रेंजियन को इतना डिटेल में करवा रहा हूँ और यकीन मानिए लैग्रेंजियन पूरा पढ़ने के बाद में आप लोग लाइफ टाइम लैग्रेंजियन को याद रख पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग करेंगे जेस्ट के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपको जेस्ट का एग्जाम भी करना ही है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जेस्ट का एग्जाम भी दोगे पीएचडी के लिए। और मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें समझाऊंगा कि पीएचडी करने के लिए कौन कौन से एग्जाम बेनिफिशियल है, कहाँ कहाँ स्कॉलरशिप मिलती है आपको, कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, उसका एक अलग वीडियो बनेगा। ठीक है, अलग वीडियोस की एक अलग वीडियो सीरीज होती है। ओके, करिए। अब हम लोग साथ में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, क्योंकि मैं आपको इतना डिटेल में कराऊंगा सिलेबस कि आप लोगों को किसी भी कोचिंग की नीड नहीं होगी, कब भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं खुद अनअकैडमी पर आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, तो आप चाहो तो मुझे लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आप शेयर करें जिनको प्रिपरेशन करना है नेट का, जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो लोग नहीं ले पाते सब्सक्रिप्शन, तो उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज आपकी चलेगी। चलिए, अब जेस्ट का हम लोग करते हैं पहला पार्ट। तो पहले हम करेंगे जेस्ट 2014 का क्वेश्चन। अ डबल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ टू मासेस। और एक और बात, अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो आपको 1 या 2 सेकंड बाद आपको दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना सा है कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना। मैं डबल बार बोलूँगा, मैं एक बार बोल दूंगा, फिर लिखूंगा, फिर दोबारा बोलूँगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। A double pendulum consists of two masses m suspended by two strings of length L। तो आपको फाइंड आउट द लैग्रेंजियन। L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि आपको लैग्रेंजियन फाइंड आउट करना है। Assume the angles theta 1 and थीटा 2 मेड बाय द टू स्ट्रिंग्स आर स्मॉल। मतलब थीटा 1 थीटा 2 स्मॉल है, मतलब स्मॉल ऑसिलेशंस हैं। अब आप लोगों को मैंने नेट के सॉल्यूशंस करवाए हुए हैं। जून 2011 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, नेट में आया हुआ है, आप लोगों ने किए हुए हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियो देखना, मेरा जो लेक्चर नंबर 13 है हमारा, लेक्चर नंबर 13 या 12 के अंदर हम लोगों ने ये किया हुआ है। सेम क्वेश्चन नेट में आया था, बस ऑप्शंस चेंज है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब देखो जेस्ट का क्वेश्चन नेट में, नेट का क्वेश्चन जेस्ट में आ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज आ रहा है बस कि ऑप्शंस चेंज है आपके। बस आपको
जो वहां हमने आंसर निकाला है उसको थोड़ा मॉडिफाइड करना है बस, ठीक है। जेस्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्रॉब्लम का डायग्राम नहीं दिया होता, तो आपको डायग्राम जनरेट करना है। कभी कभी दिया भी होता है, कभी कभी नहीं भी दिया होता, तो आपको लैंग्वेज को पढ़ के डायग्राम जनरेट करना है और लैग्रेंज निकालना है। लैग्रेंज निकालने की आपको पता ही है वैसे हम लोग कैसे निकालते हैं मेथड, और ये लैंग्वेज को पढ़ के आपको समझ आएगा वो डबल पेंडुलम कैसा होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार डबल पेंडुलम करवा दे रहा कैसे बनता है डबल पेंडुलम, ठीक है। आप लोगों ने नेट में वैसे किया हुआ है ये, ठीक है ना। तो आपको पता होगा डबल पेंडुलम कैसा होता है। डबल पेंडुलम ऐसा होता है कि यहाँ पर ये हार्ड आपकी वॉल है, ठीक है, सस्पेंडेड है ना ये, और ये वर्टिकल लाइन है मान लीजिए, ओके। तो ये हार्ड वॉल से अगर वर्टिकल लाइन है तो एक स्ट्रिंग है जो एल लेंथ का है आपका, तो आप ये एक स्ट्रिंग मान सकते हो, ये एक स्ट्रिंग मान सकते हो, इस पर एक मास एम लगा हुआ है, ये एक मास एम है आपका, ओके। तो पहला पेंडुलम आपको दिख गया होगा, ठीक है, पहला पेंडुलम है ये सिंपल पेंडुलम। ये जो पहला पेंडुलम है इसकी स्ट्रिंग लेंथ एल मान लो आप, अभी आपको थोड़ी देर बाद दिख जाएगी मेरे लिखने के। तो स्ट्रिंग लेंथ इसकी एल मान लो आप लोग, और एक स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए अपन थीटा वन मान लेते हैं, स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए थीटा वन मान लेते हैं। यही सेम डायग्राम आपका नेट के अंदर भी आया था। दूसरा वाला पेंडुलम इसी के अटैच में, इसे बोलते हैं डबल पेंडुलम प्रॉब्लम। ये दूसरा पेंडुलम मान लो, इसका भी मास m है और स्ट्रिंग लेंथ l है, और ये इसकी वर्टिकल लाइन है। जो थीटा वन या थीटा टू बनता है ना, ये बनता है आपके वर्टिकल लाइन से। तो इस तरह का डायग्राम आपको मिल जाएगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ डबल पेंडुलम। अभी आपको अगर दिख नहीं रहा होगा थोड़ी देर बाद दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम आपका कहलाएगा डबल पेंडुलम का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो पार्टिकल हैं तो दो ही काइनेटिक एनर्जी की टर्म आएगी। अब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी की टर्म। आप लोगों को बखूबी पता है, डिटेल में करवाने की नीड नहीं है, क्योंकि आप लोग कर चुके हैं इस प्रॉब्लम को, पहले हम लोग कर चुके हैं नेट के अंदर, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसको समझा हुआ है। अब यहाँ पे दो मासेस हैं, इसलिए दोनों मासेस के लिए अलग अलग क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी की टर्म आएगी। तो दो मास तो दो ही क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी की टर्म आएगी। अब मैंने आपसे क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी की टर्म आप कार्टेशियन के अंदर अगर लोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, पहला मास उसका कोऑर्डिनेट आप मान लो x1 y है ना, पहला मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 और y1, ठीक है। दूसरा मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा, दूसरा मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा सिंपली, ओके। अब आप लोगों को बखूबी पता है, ये हमने पहले भी सोल्व किया हुआ है कि x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू क्या होती है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट मान लो, रेफरेंस पॉइंट या फिर रेफरेंस एक्सिस जो भी आप मानते हो, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट में आप जानते हो ये जो मास m है, पहला वाला मास, इसका रेफरेंस एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं x1, है ना। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा l sin थीटा वन, ये आपने पहले भी निकाला हुआ है ट्रायंगल के फॉर्मूले से, ठीक है। और इसको आप मान लो y एक्सिस से आपको निकालना है, तो y पर आपको निकालना है, y पर, तो y पर ये मान लो आप कितना हो जाएगा y1 इज इक्वल टू, अभी नीचे की तरफ है ना, तो आप नीचे की तरफ माइनस वाई मानते हो तो l cos थीटा वन मान सकते हो उसको, है ना, ये तो आपको पता है। और जब x2 निकालोगे तो x2 निकालने के लिए बेसिकली ये रेफरेंस एक्सिस से ये आपका डिस्टेंस x2 कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x2 कहलाता है, ठीक है। अब x2 क्या होता है बेसिकली, इसको आप इसको अगर आप लोगे पहला डिस्टेंस तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पता है, इसे बोलते हैं हम लोग l cos थीटा टू, l sin थीटा टू। तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो येलो कलर में आपको दिखेगा, येलो कलर में है l sin थीटा टू, ओके। तो ये जो येलो कलर में मैंने लिखा है ये क्या है, l sin थीटा टू, ओके। और फिर उसके बाद में पिंक कलर ले लेते हैं। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से m2 मास यहाँ पर आता है, ये आपका y2 है नीचे की तरफ। और अगर मैं यहाँ से का डिस्टेंस लूँ, मान लो
तो अब कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग और ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा L cos थीटा 2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको पता है कि रेफरेंस एक्सिस से आपका पार्टिकल कितना है एक्स डायमेंशन में और वाई डायमेंशन में। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले और इसको हम सोल्व करेंगे। तो x1 बराबर आप जानते हो क्या हो जाएगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा L साइन थीटा 1। अब आपको तो मिल गया कि x1 बराबर क्या होता है L साइन थीटा 1, बट आपको काइनेटिक एनर्जी में x डॉट चाहिए। तो सिंपली x1 डॉट बराबर क्या हो जाएगा, x1 डॉट मतलब कि उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे आप लोग। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x1 को, तो कितना हो जाएगा मामला, L तो कांस्टेंट है तो L तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, L तो वही का वही रहेगा। जब आप साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आता है, कोस आता है। तो यहाँ पे कोस थीटा 1 आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पेंडुलम जब मोशन करेगा तो केवल थीटा 1 चेंज होगा और ये हो जाएगा थीटा 1 डॉट, थीटा 1 डॉट। ओके, ठीक उसी वे में जब आप निकालोगे y1, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का L कोस थीटा 1, माइनस का L कोस थीटा 1। और जब आप y1 डॉट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा 1 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस का साइन थीटा 1 आ जाएगा। तो L साइन थीटा 1 और थीटा 1 डॉट। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें x1 डॉट मिल गया, हमें y1 डॉट मिल गया और हम लोग इजीली जब x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर करेंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक उसी वे में आप जब x2 निकालोगे तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, L साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। ओके, तो x2 बराबर आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा L साइन थीटा 1 प्लस L साइन थीटा 2 हो जाएगा। और जब इसको हम डॉट में निकालेंगे तो x2 डॉट बराबर क्या हो जाएगा, L x2 डॉट आप निकालो तो L कोस थीटा 1 डॉट प्लस कोस थीटा 2 डॉट, है ना। तो x2 डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L कोस थीटा 1 डॉट और कोस थीटा 2 थीटा 2। और जब आप y2 निकालोगे तो y2 बराबर क्या, डायग्राम में आप देखना नेगेटिव के अंदर है, रेफरेंस एक्सिस से पार्टिकल नीचे की तरफ है ना, इसलिए नेगेटिव में आएगा कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2। तो जब आप इसका y2 डॉट निकालोगे तो y2 डॉट बराबर क्या हो जाएगा, L साइन थीटा 1 डॉट प्लस साइन थीटा 2 डॉट। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, अगर मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद शो हो जाएगा, बट वो हो जाएगा, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे x1 निकाल लिया, x1 डॉट निकाल लिया, x2 डॉट निकाल लिया। इन सभी वैल्यूज को, ये इक्वेशन नंबर आप 1 नाम दे दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, 5, ये सब आप नाम दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना, ओके जस्ट वेट, हाँ। तो यहाँ पे आप देखना, जब वैल्यूज पुट करोगे आप, जब वैल्यूज पुट करोगे तो हम लोगों ने सोल्व किया हुआ है इसको, हम लोगों ने इसको बखूबी सोल्व किया हुआ है। जब हम इन सभी की वैल्यूज पुट करते हैं तो t बराबर कितना निकलता है हमारे पास, तो t बराबर हमारे पास निकलेगा, बेसिकली जब t बराबर निकलोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 ml स्क्वायर, 1/2 प्लस ml स्क्वायर थीटा 1 डॉट x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर, कितना हो जाएगा, यही सिंपली हो जाएगा आपका, ओके थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म में आप देखोगे तो 1/2
बस अब यहीं पे आपको चेंज करना है, और ये हम जब करेंगे तो एम एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा थीटा वन डॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स टू डॉट स्क्वायर करोगे तो एक्स टू डॉट स्क्वायर करने पर इक्वेशन नंबर 4 देखना आप लोग। इक्वेशन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा कि जब हम एक्स टू डॉट स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा वन, इस तरह से ये मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा आपको। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 5 में भी आपको मिल जाएगा। तो जब 5 और 4 को स्क्वायर सम करोगे आप लोग तो साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन 1 हो जाएगा, तो केवल बचेगा थीटा वन डॉट स्क्वायर बचेगा। फिर उसी प्रकार से आपको बचेगा थीटा टू डॉट स्क्वायर बचेगा, फिर बाद में बचेगा प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा वन डॉट और थीटा टू डॉट कोस थीटा वन कोस थीटा टू प्लस साइन थीटा वन। अब देखो आपको ये इक्वेशन एक साथ दिख जाएगी थोड़ी देर बाद। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5 का स्क्वायर करके सम करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पुट कर दिया मैंने। ये हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है, इसलिए डिटेल में हम लोग नहीं निकाल रहे, इसको सिंपली मैंने सोल्व करके रख दिया बस। अब डिफरेंस इतना सा है आपका, इस स्टेप के बाद में नेट में जो ऑप्शंस थे वो अलग थे, बट जेस्ट के ऑप्शंस अलग है। हमें जेस्ट वाले ऑप्शंस मैच करवाने हैं, और यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है आपको कि स्मॉल ऑसिलेशन है। जब स्मॉल ऑसिलेशन होता है ना तो कोस थीटा, मतलब थीटा जब छोटा होता है तो कोस अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ये होता है। दिस इज द सीरीज ऑफ द कोस। कोस की सीरीज है ये, और कोस की सीरीज में से हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, हायर टर्म्स को, बिकॉज थीटा बहुत छोटा है। जब थीटा स्मॉल होता है तो ऐसे मानना पड़ता है, और साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, थीटा होता है। बस इतना आपको कंसिडर करके चलना है, बस यहीं से डिफरेंस आएगा जेस्ट वाले क्वेश्चन में और नेट वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ी सी कंडीशन अलग अलग है। वहां पर स्मॉल ऑसिलेशंस नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर आपको स्मॉल ऑसिलेशंस दिया हुआ है। सुनाओ, जैसे आप ये कंडीशन पुट करेंगे तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा जैसा कि मैं आपके लिए लिख रहा हूं। तो 1/2 ml स्क्वायर तो ठीक है जो है सो, थीटा वन दोनों ही तरफ आपका आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप ट्वाइस ऑफ थीटा वन डॉट स्क्वायर लिख सकते हो कॉमन लेके, और थीटा टू डॉट भी आपका अकेला आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ट्वाइस ऑफ थीटा वन थीटा टू डॉट। अब यहाँ पे कोस थीटा वन की जगह आपको लिखना है 1 माइनस थीटा वन स्क्वायर अपॉन 2 और 1 माइनस थीटा टू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस साइन को लिखना है थीटा वन थीटा टू। अब देखो मैंने सिंपल साइन की जगह क्या लिख दिया, थीटा वन थीटा टू, और कोस की जगह लिख दिया 1 माइनस। जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसी तरह से आपको काम करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉल ऑसिलेशंस आपका है, तो स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए हम लोग कोस को एक्सपेंड कर देंगे, साइन को एक्सपेंड कर देंगे। जब थीटा स्मॉल होता है ना तो हम कोस और साइन को इस तरह से खोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशंस। बस इतना काम करना है आपको, बाकी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 2 को आप बाहर ले लो। जब आप 2 को बाहर ले लोगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल बच जाएगा ml स्क्वायर थीटा वन डॉट का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 2 था नहीं तो यहाँ 2 को आप डिवाइड करना पड़ेगा। थीटा वन डॉट के स्क्वायर में 2 था तो बाहर आ गया, थीटा टू डॉट स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई में नहीं, इसलिए हम डिवाइड में कर देंगे, प्लस बाकी जगह तो ऐसा कैसा ही है, थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट है ना, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर वही का वही स्टेप फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। 1 माइनस थीटा वन स्क्वायर अपॉन 2 और 1 माइनस थीटा टू स्क्वायर अपॉन 2, नो प्रॉब्लम, प्लस थीटा वन थीटा टू लाइक दिस। तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अब हमें काइनेटिक एनर्जी आपका आ चुका है, अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो जितने मासेस हाइट कंटेन करते हैं वही आपका हाइट लिखना है, आपको बखूबी पता है। mg y1, पहला वाला मास y1 है
उसका कोऑर्डिनेट क्या है, y1 है। तो पहले वाले मास का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, L cos θ1 दैट इज y1। दूसरा वाला मास का कोऑर्डिनेट क्या है, y2 है। तो दूसरे वाले मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos θ1 प्लस cos θ2। तो इतना तो आपको पता ही है कि जितने मासेस हाइट कंटेन करते हैं उतनी ही टर्म आती है। हमारे पास यहाँ दो मासेस थे, इसलिए दो मासेस के लिए हमने दो टर्म यहाँ पे इंक्लूड कर दी। ठीक है, बस हो गया काम। काइनेटिक एनर्जी आ गया हमारे पास, पोटेंशियल भी आ गया, तो हम लैग्रेंजियन आराम से निकाल सकते हैं। और जो आपको कंडीशन दी हुई है ना, पहले कोस को कन्वर्ट कर लो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। आप लोग केवल कोस को कन्वर्ट कर लो। तो इसको मैं थोड़ा सोल्व करता हूँ। तो माइनस का पहले कोस को एक साथ लिख लो, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ कोस θ1 आप लिख सकते हो प्लस कोस θ2। अब जो भी आपको दिया हुआ है ना, कोस की वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्मॉल ऑसिलेशंस है ना, तो स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोस बराबर 1 माइनस पुट करना पड़ता है हमें। तो θ1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 माइनस θ2 स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें ये कोस के वैल्यूज पुट करने हैं, दैट इज 1 माइनस θ1 स्क्वायर अपॉन 2 θ2 स्क्वायर अपॉन 2। तो हम क्या कर सकते हैं, कोस की वैल्यूज पुट कर दो स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए, बस हमारा काम हो गया। देखिए अब लैग्रेंजियन बराबर क्या होता है, हम जानते हैं लैग्रेंज बराबर T माइनस V होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी आपको पुट करना है, और जो भी आपका दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी जो मैंने निकाला हुआ है ना, केवल उतना आपको पुट करना है। और इसमें एक चीज और पुट कर देनी है आपको, हाँ आपको, आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपका फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। तो हमें पता है, मैं साइड में लिख देता हूँ कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना पार्टिकल का, उसके लिए एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, G अपॉन एल होता है। आपको थोड़ा बहुत पता होगा। पेंडुलम जो होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी बराबर कितना होता है, अंडर रूट जी अपॉन एल होता है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अंडर रूट जी अपॉन एल। अगर मैं इस तरह का इंक्लूड कर दूं सिस्टम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह के लिए अब देखो काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा m का, ओके तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, एम एल स्क्वायर को बाहर लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी में तो कुछ नहीं है दिक्कत, θ1 डॉट स्क्वायर है प्लस θ2 डॉट स्क्वायर है अपॉन का 2 है ना, प्लस θ1 डॉट θ2 डॉट है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1 माइनस θ1 डॉट θ1 स्क्वायर अपॉन 2, और तो सिंपली आपको काइनेटिक एनर्जी तो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैंने काइनेटिक एनर्जी में ऐड कर दिया पोटेंशियल एनर्जी को, और एम एल स्क्वायर बाहर ले लिया। तो बेसिक बात है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, पोटेंशियल एनर्जी में खुद में माइनस है और लैग्रेंजियन के फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आप देखना पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें एम जी एल है, मैंने एम एल स्क्वायर बाहर लिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जी अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा, जी अपॉन एल हो जाएगा सॉरी। और बाकी तो सिस्टम वही का वही है, और उसमें कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस θ1 स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 माइनस θ2 स्क्वायर बाई 2। ओके, तो केवल इतना आपको काम करना है। अब आप देखोगे कि ये जो आपने जी अपॉन एल स्क्वायर बनाया, यहाँ पे देखना ये जो आपका जी अपॉन एल है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। और अब आप देखोगे तो अब हमें ऑप्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो आपका आंसर है ना ऑप्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बराबर एम एल स्क्वायर
अब देखना, पहली टर्म आपकी आएगी थीटा1 डॉट स्क्वायर, पहली टर्म आपकी आएगी थीटा1 डॉट स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म आपकी आएगी थीटा2 डॉट स्क्वायर बाई 2। यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सेकंड टर्म में भी। अब मैं कुछ चीजें अंडरलाइन करूंगा जहां से आपको चीजें कॉमन लेनी पड़ सकती है। देखो अंडरलाइन अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखना जहां से आपको चीजें कॉमन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना थीटा1 डॉट थीटा2 डॉट, ओके, थीटा1 डॉट और थीटा2 डॉट, यहाँ पे आप देखना इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, ओके, और मल्टीप्लाई करने के बाद में सोल्व करोगे इसको, तो ये क्या बनेगा देखना, आफ्टर मल्टीप्लाई एंड सोल्व, ये अंडरलाइन जो चीज मैंने की हुई है इसको थोड़ा सोल्व करना है आपको, तो प्लस थीटा1 डॉट और थीटा2 डॉट, तो जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने ग्रीन कलर से, उस ग्रीन कलर से अंडरलाइन को आप लोग को सोल्व करना है। तो क्या ये ऐसा बन रहा है क्या, 1 माइनस ऐसा कुछ बन जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में केवल जो अंडरलाइन चीज किया हुआ है उसको आपको चेकआउट करना है और कुछ नहीं करना। तो थोड़ा सा और आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने में कितना बच जाएगा, 1 माइनस थीटा1 स्क्वायर प्लस थीटा2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा1 थीटा2 लाइक दिस, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखना ये दो टर्म का मल्टीप्लाई दो टर्म से करना है, जो मैंने ग्रीन लाइन अंडरलाइन की है इसमें आप देखना 4 टर्म बनेगी, है ना। पहली टर्म तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो मैंने लिखा हुआ है ये पहली टर्म तो 1 हो जाएगी, तो ये मैंने लिखा हुआ है। दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, थीटा1 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। और एक टर्म हो जाएगी आपकी थीटा1 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द थीटा2 स्क्वायर अपॉन 4, ये होगी ना एक टर्म, थीटा1 स्क्वायर अपॉन थीटा2 स्क्वायर अपॉन 4। बट थीटा1 भी बहुत स्मॉल है, थीटा2 भी बहुत स्मॉल है, इसलिए जो इसकी एक और टर्म बनेगी, वो जो एक और टर्म होगी वो क्या होगी, थीटा1 स्क्वायर थीटा2 स्क्वायर अपॉन 4, ये भी एक टर्म बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद में। बट इसको हम टेंस टू 0 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा1 और थीटा2 बहुत दो स्मॉल है, इनका स्क्वायर करना फिर उनको मल्टीप्लाई करना तो वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, दैट मीन्स टेंस टू बी 0, और उसमें भी 4 का डिवाइड करना, तो केवल आपका यही टर्म बचेगा जो मैंने लिखा हुआ है ना, और कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए इतना काम कर लिया आपने, मतलब काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व कर लिया, फिर माइनस लिखेंगे, सॉरी प्लस लिखेंगे, फिर आप लोग लिखोगे ओमेगा नोड स्क्वायर, फिर आप लोग ना ओमेगा नोड स्क्वायर, ओके, ये आपने लिख दिया ओमेगा नोड स्क्वायर। अब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप आगे देखना, इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो ओमेगा नोड स्क्वायर और इसको फिर से सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये अंदर सोल्व करना है तो ट्वाइस ऑफ थीटा1 स्क्वायर अपॉन 2 और ये प्लस 1 थीटा2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो अब आप देखो ओमेगा नोड स्क्वायर और थीटा1 स्क्वायर, ओमेगा नोड स्क्वायर और थीटा1 स्क्वायर, ओमेगा नोड स्क्वायर थीटा1 स्क्वायर, बट यहाँ पे माइनस में है ना, इसको आपको माइनस में ही सॉल्व करना है, कोस थीटा1 और ये हो जाएगा कोस थीटा2 लाइक दिस, ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है। और बट ये माइनस में आएगा, बिकॉज ये माइनस में है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि थीटा1 जो स्क्वायर है वो माइनस में है ना, ये माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक टर्म वो बनेगी 2 की, है ना, और अगली टर्म बनेगी माइनस का ओमेगा नोड स्क्वायर थीटा2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की टर्म बनेगी, यहाँ पे 3 बनेगा, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, प्लस का 3 भी आएगा, प्लस का 3 भी आएगा,
नाउ ये हमारा क्या हो गया, लैग्रेंजियन का फॉर्मूलेशन हो गया। अब एक बार हम लोग ऑप्शन मैच कर लेते हैं, क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ बन रहा है क्या, ठीक है ना। एक बार हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ऑप्शन में ऐसा कुछ बन रहा है क्या, ये हमारे ऑप्शन है। तो एम एल स्क्वायर थीटा वन स्क्वायर थीटा टू स्क्वायर लाइक दिस है। चलिए, आपको ऑप्शन बी लगभग लगभग ऐसा दिख रहा है। देखो आप ऑप्शन बी आपको दिख रहा है ऐसा। एक बार मैं इधर नीचे ले आता हूँ। तो थीटा वन डॉट स्क्वायर, थीटा वन डॉट स्क्वायर, देखो थीटा वन डॉट स्क्वायर कहाँ है, ए बी सी तीनों ऑप्शन में है थीटा वन डॉट स्क्वायर। आगे चेक करते हैं, थीटा टू डॉट स्क्वायर बाई टू, ये कहाँ पर है, थीटा डॉट स्क्वायर बाई टू, ए बी सी तीनों ऑप्शन में है। देखो ऑप्शन नंबर डी तो आपका कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी तो आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि थीटा वन डॉट स्क्वायर हमें पहला चाहिए। अगला चेक करते हैं, हाँ थीटा वन मल्टीप्लाई विथ थीटा टू, दोनों का डॉट है, थीटा वन मल्टीप्लाई विथ थीटा टू डॉट है ना। तो ये कहाँ है, ये प्लस के अंदर, ऑप्शन नंबर केवल बी में है, ऑप्शन नंबर बी में ये मिल रहा है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक काम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका लगभग मैच कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेट इसको ले लेते हैं। अब अप्रोक्सीमेट कैसे लेते हैं वो समझ लो। अप्रोक्सीमेट लेने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा इसमें। अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए आप एक काम करेंगे, थीटा वन थीटा टू बहुत स्मॉल क्वांटिटी है और इसका स्क्वायर है तो उसको जीरो ले लो। तो जब आप अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो अप्रोक्सीमेशन में इसको जीरो ले लोगे, तो बेसिकली आपका एम एल स्क्वायर बच जाएगा, थीटा वन डॉट स्क्वायर बच जाएगा, प्लस थीटा टू डॉट स्क्वायर बच जाएगा अपॉन टू, प्लस थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट, इसको अप्रोक्सीमेशन में आप मान सकते हो, ये हो जाएगा। और अगले में ओमेगा नोट स्क्वायर थीटा वन स्क्वायर, हाँ ये मैच कर रहा है, ऑप्शन के अंदर बी के अंदर मैच कर रहा है, ठीक है ना। और माइनस का हाफ ओमेगा टू डॉट स्क्वायर, और ये हाँ, तो अप्रोक्सीमेशन लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तीन को भी नेगलेक्ट मान सकते हैं, बाकी क्वांटिटी कंपेयर में इस तीन को नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थीटा नॉट थीटा वन स्क्वायर प्लस, तो अप्रोक्सीमेशन लगा के आपको ऑप्शन मैच करने, वैसे आपका लैग्रेंजियन का सॉल्यूशन यहाँ पे आ चुका है, ऊपर ऊपर आपका लैग्रेंजियन आ चुका है, बट ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस में अगर देखते हैं तो कोई मैच नहीं कर रहा, तो अप्रोक्सीमेशन लगाने पड़ते हैं। नेट के अंदर भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको अप्रोक्सीमेशन लगा के काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन लगा के आप आंसर निकाल सकते हो, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा लंबा सवाल है, बट नेट जेस्ट के अंदर लंबे सवाल भी आते हैं, है ना। जेस्ट के अंदर थोड़े से इजी भी आते हैं, थोड़े से हार्ड भी आते हैं, तो इस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइक स्टंटमैन राइड्स इनसाइड अ वेल of frictionless surface given by z is equal to a x square plus y square under the एक्शन, ये आया था 2015 में, है ना। आपको जी वेक्टर दिया हुआ है, व्हाट इज द स्पीड शुड मेंटेन टू बी एबल टू राइड एट अ कांस्टेंट हाइट z नॉट विदाउट फॉलिंग डाउन, ये ऑप्शन है। देखो वैसे ये जो आपका सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स से हो जाएगा, वैसे ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का सवाल है, बट मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स से अच्छा लैग्रेंजियन से करना समझता हूँ इसको। लैग्रेंजियन से आप करोगे तो अच्छा रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, मैं न्यूटोनियन को कम प्रीफर करता हूँ, ठीक है। और लैग्रेंजियन जो है हर जगह वैलिड है, तो आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स के सारे सवाल है, तो ये भी न्यूटोनियन का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन, तो हम सब क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप इस तरह का एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मौत का कुआं होता है ना, तो इसे आप मौत का कुआं मान सकते हो। एक बाइक राइडर है जो इस मौत के कुएं में, आप लोगों ने देखा होगा मौत का कुआं कैसा होता है, मेले वगैरह में आता है ना, आप लोगों ने मेला वेला घूमा होगा, तो मौत का कुआं आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरीके का एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, डायग्राम आपको दिया हुआ नहीं, डायग्राम तो मैं बना रहा हूँ मन से अपने हिसाब से। तो स्टंटमैन इस तरह से मोशन करता है। अब आप लोगों ने देखा होगा ऐसा ही सवाल अपने CSIR नेट में भी आया था नहीं आया था, बिल्कुल आया था ये सवाल, ठीक है ना। अब देख लो नेट में आया था, प्रॉब्लम वही की वही है, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई और कुछ नहीं है, थोड़ी कंडीशन चेंज हो गई और कुछ नहीं है, है ना।
अब यहाँ पे हम लोग को केवल इतना काम करना है कि ये देखना है इस तरीके से। तो ये रेफरेंस पॉइंट आप मान ले लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन से इसको करूंगा मैं, तो ये आपका रेफरेंस एक्सिस कहलाएगा। अब इस सवाल को हम लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन से करेंगे, है ना। डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन में किसी भी पार्टिकल बाइक स्टंटमैन को आप यहाँ मान लो ये मौत का कुआं है, लाइक दिस, ठीक है। और आपको कंडीशन दी हुई है, अब आपको लग गया होगा ऐसा सवाल हमने किया हुआ है, किया हुआ है नहीं किया हुआ, बिल्कुल किया हुआ है। तो मुझे इसे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल सिस्टम आपका बन रहा है जिसमें पर्टिकुलर हाइट चेंज हो रही है और सिलेंडर का रेडियस चेंज हो रहा है जब वो मोशन कर रहा है तो, और फाई चेंज हो रहा है। तो मैं इसको बाकायदा ऐसे लिख सकता हूँ ना, जैसे हम लोगों ने पहले सोल्व किया था इसको, 1/2m, r भी चेंजेबल है, थीटा भी चेंजेबल है। तो ये हमारा सिलेंड्रिकल सिस्टम में अवेलेबल है ना। और ऑब्वियसली बात है हाइट कंटेन कर रहा है पार्टिकल और रेफरेंस एक्सिस से ऊपर की तरफ है, इसलिए mg z आपको यहाँ पर गिवन है। कुछ कंडीशंस आपको ऑलरेडी गिवन है तो हम लोग उन्हीं को यूज करेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो z इक्वल टू कितना गिवन है आपको, जो दिया हुआ है वो आप पुट कर देंगे, z जो गिवन है वो पुट कर दो। और आपको ये भी पता है कि x और y बराबर क्या होते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं x और y बराबर क्या होता है, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, स्क्वायर सम करेंगे। तो ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं जब हम नेट का क्वेश्चन कर चुके हैं ना, तो हम लोग ने सेम यही क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है ना। तो z डॉट बराबर क्या हो जाएगा, 2a r डॉट, है ना, ऐसा कुछ हम करते हैं। और z बराबर हमारा है, तो लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन हम लोग ने वहां भी किया हुआ था, तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ जो हम लोगों ने वहां पे सॉल्व किया हुआ था। तो r डॉट स्क्वायर और 1 प्लस 4a स्क्वायर और r स्क्वायर। तो मैं कह रहा हूँ आपसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप लोग बस लास्ट ईयर्स के प्रॉब्लम्स करके चले जाओ और आपका बहुत हद तक काम बन जाएगा। माइनस का mg ar स्क्वायर, हमने इसकी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाली हुई है ना। हमने क्या बोला था कि बेसिकली यहाँ पे r भी चेंज है, थीटा भी चेंज है, इसका मतलब यहाँ पे दो दो तरह के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है ना। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से काम बन जाएगा। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट के ऊपर लगा हुआ है, एक तो r के ऊपर डॉट लगा हुआ है, एक थीटा के ऊपर डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब r और थीटा यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दोनों के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों की करस्पॉन्डिंग मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको आती है निकालनी, वैसे तो हमने सिखाई हुई है कैसे निकालते हैं और हम लोगों ने नेट के सॉल्यूशन में निकाली हुई भी है। तो हम r के लिए निकाल लेंगे पहले, है ना, मैं आपके लिए निकाल दे रहा, मे भी आपको स्क्रीन के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ वो एक साथ दिखाई दे। तो आप इसको खुद सोल्व करके देखना एक बार, आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो पहले हमने r के लिए निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट इसको सोल्व करके लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने पहले सोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ और जब आप इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा एम आर डबल डॉट। अगर आपको सॉल्यूशन में कहीं भी दिक्कत आती है ना, वैसे हम लोगों ने किया हुआ है इसलिए आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आप प्रीवियस वीडियोस को लाइन टू लाइन देखते रहना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक बार आप जब इसको निकालोगे तो आपका आ जाएगा ये आंसर जो मैं निकाल, ये जो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूँ ना, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम आर डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, कहीं भी आर डॉट है नहीं तो एम आर स्क्वायर 1 प्लस थीटा ये आ जाएगा। फिर माइनस, फिर आप लोग आर के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल अपॉन डेल आर को, तो पहला वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट करने पे फिर आगे वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और सिंपली कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एम जी आर स्क्वायर और
हाफ एम आर स्क्वायर लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8r। ऐसे आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और अगर आप लोग निकालोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन करस्पॉन्डिंग टू थीटा, थीटा के लिए हम निकालेंगे तो डी अपॉन डी टी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट माइनस का डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा। तो आपका लैग्रेंजियन है, आपको दिख रहा होगा लैग्रेंजियन, ठीक है। तो लैग्रेंजियन का थीटा के रेस्पेक्ट में आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा सिंपली, तो इस तरह की आपको दिख जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन में एक चीज देखनी है कि ये इक्वेशन नंबर आप नाम दे दो उसको कुछ, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फटाफट से, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर अ कांस्टेंट हाइट z नॉट, लिखा हुआ है ना, अ कांस्टेंट हाइट z नॉट, मतलब z नॉट एक कांस्टेंट हाइट है, ठीक है। और ऐसे अगर मैं एक कांस्टेंट r नोट मान लेता हूँ, ठीक है, तो r इज इक्वल टू r नोट पर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हाइट है। तो मैं एक काम करूं, एक कांस्टेंट हाइट यहाँ पर लेता हूं, एट अ कांस्टेंट हाइट z इज इक्वल टू z नॉट। अब आपको रिलेशन दिया हुआ है ना z और r के बीच में, z r में रिलेशन कितना है, z इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर है। तो जब आपका हाइट कांस्टेंट है तो आपका r भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, r इज इक्वल टू क्या रहेगा, r नॉट। जब आपका हाइट कांस्टेंट है तो r भी कांस्टेंट रहेगा और ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर r कांस्टेंट हो जाएगा तो r नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 0। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 आप इक्वेशन नंबर सॉरी 3 मत देखो, 1 देखना, 3 तो अपन ने बनाई हुई नहीं है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लोग इक्वेशन नंबर 1 देखना, इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं r डॉट बराबर 0 पुट कर दूंगा, है ना, जब मैं r डॉट इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, तो r डॉट इज इक्वल टू 0 पुट करने पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। ओके, और थोड़ा सा और आगे हम देखेंगे, और इसी के साथ r डॉट बराबर 0 है तो r डबल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, r डबल डॉट बराबर 0। तो ये सभी वैल्यूज मतलब कि r इज इक्वल टू r नोड, r डॉट बराबर 0, r डबल डॉट बराबर 0, इन सभी जीरोस को आप पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कैसी बन जाएगी, अब वो देखना आप लोग। इक्वेशन नंबर 1 कैसी बन जाएगी वो मैं लिख रहा हूँ अब आपके सामने, थोड़ी देर बाद भले आपको दिख जाएगा बट दिख जरूर जाएगा, ठीक है। एम आर थीटा 1 डॉट स्क्वायर, क्योंकि पहली टर्म 0 है, लास्ट टर्म 0 है, तो जो बीच वाली दो टर्म है केवल वही बचेगी आपकी, है ना, प्लस 2 एम जी ए आर। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 0, बाकी सब वही का वही रहेगा, है ना। अब हमें तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में निकालना है। सो हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई विद द एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ये आपको पता है कि इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी जो होता है, लीनियर वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, मतलब कि r डॉट होता है, और जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो एंगल का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। ये बात पता है आपको, v बराबर क्या होता है, dr अपॉन dt होता है, और ओमेगा बराबर क्या होता है, d थीटा अपॉन dt होता है। तो उसी फॉर्मूले से हम लोगों ने क्या किया, ये वाला यहाँ पे पुट किया, r डॉट बराबर क्या हो जाएगा, r थीटा डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस r डॉट की वैल्यू, या फिर आप एक तरह से मान लीजिए
कि मैं ये चीजें पुट करूंगा, तो यहाँ पे आप देखना बेसिकली इक्वेशन नंबर जो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करता हूँ मैं। तो इसको आगे सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, θ1 डॉट का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ GA, है ना। या फिर इसको आगे सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ GA। ठीक है, तो अगर मैं ये हाइट मान लेता हूँ सपोज, इफ ये जो आपका A कांस्टेंट है ये बराबर Z0 है, क्योंकि आपका R तो कांस्टेंट ही है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा बेसिकली अंडरवुड GZ0। बस यही तो आपको निकालना, उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर ट्वाइस ऑफ अंडरवुड GZ0। ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं है फिर तो आपके लिए, ये कोई आपके काम का नहीं है, केवल इतना याद रख लो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा डी थीटा अपॉन dt होता है। तो इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ये मैंने अननेसेसरी लिख दिया यहाँ पे, इसकी इतनी नीड नहीं पड़ेगी आपको, केवल आप इतना याद रखो कि थीटा डॉट बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है थीटा डॉट, मतलब कि डी थीटा अपॉन dt। तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द मेथड। वरना इसको आप न्यूटोनियन से भी निकालोगे ना तब भी आपका काम हो जाएगा। अब ये मैं देखता हूँ कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है कि उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ना, मतलब एंगुलर स्पीड होगा, ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड बोलते हैं, तो वो एंगुलर स्पीड इस तरह से काम कर जाएगा। आप लोग चाहो तो इसको वैसे भी निकाल सकते हो, और आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये हम लोगों को देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके CSIR नेट में भी आया था। आपको लैग्रेंजियन दिया हुआ था और लैग्रेंजियन की बात पूछा हुआ था पार्टिकल कैसी मोशन करेगा, है ना। तो मैंने आपको समझाया था इसको सोल्व कैसे करते हैं। आपको केवल लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। लैग्रेंजियन में जिस कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट लगा होता है वही कहलाता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पर Q है, तो आपका लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन किसी का रेस्पॉन्ड निकलेगा, आपका लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगा Q के करस्पॉन्डिंग। ठीक है ना। और जब आप इसको सोल्व करोगे ना, आप जब सोल्व करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, केवल Q डॉट का हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ Q माइनस का Q, बड़ा सिंपल सा काम है, ट्वाइस ऑफ Q डॉट माइनस का Q, फिर माइनस, फिर आप इसको सोल्व करो तो माइनस का Q डॉट, है ना। बड़ा सिंपल सा काम है, डिफरेंशिएट करना है पहले Q डॉट के रेस्पेक्ट में, फिर Q के रेस्पेक्ट में, फिर वापस से डिफरेंशिएट करोगे, डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये सिंगल डिफरेंशिएट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये तो इसको आप काट दोगे तो कितना बच जाएगा, Q डबल डॉट बराबर 0। बड़ा सिंपल सा काम है, यही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पे भी आई थी। और मैंने आपसे कहा था कि इस तरह का अगर बनता है तो इसमें फ्रीक्वेंसी 0 होती है। आपको मैंने समझाया था, सेम क्वेश्चन CSIR नेट में भी आया था कि लैग्रेंजियन दिया हुआ था और आपको पार्टिकल देखना था कि वो किस तरह मोशन करेगा, तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन बना था d2y अपॉन dx स्क्वायर, या फिर d2y अपॉन dt स्क्वायर, d2x अपॉन dt स्क्वायर, लाइक दिस। तो इस तरह की क्वेश्चन किस पे थे, फ्री पार्टिकल की। तो ये 15 में भी आया था जेस्ट में, सेम क्वेश्चन रिपीट है, और यही एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था 15 के बाद में 17 में। देखना आप 17 का क्वेश्चन देखो आप, अ पॉसिबल लैग्रेंजियन फॉर अ पार्टिकल फ्री। इनमें लैग्रेंजियन के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको ऑप्शंस को चेक करना है। पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करो, ए के लिए क्या निकालो, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या ऐसी आती है, तो ऐसी नहीं आएगी, कुछ और आएगी। ऑप्शन नंबर बी के लिए आएगा, बिल्कुल ये हमने अभी जस्ट सोल्व किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जब आप सोल्व करोगे तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी, ये आएगी, और ये होती है फ्री पार्टिकल की इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है ना, ठीक है ना। आपको लैग्रेंजियन दिया हुआ था और बोला था कि वो कैसी मोशन करेगा, मतलब वो फ्री पार्टिकल मोशन करेगा। यहाँ पर बोला है कि कौन सा लैग्रेंजियन फ्री पार्टिकल मोशन करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन 15 का 17 में, और यही क्वेश्चन आपके CSIR नेट में आया हुआ है ना। नेट में भी ऐसे क्वेश्चन आया था, एक लैग्रेंजियन दिया हुआ था और आपसे पूछा हुआ था कि पार्टिकल किस तरह की मोशन करेगा। इसका मतलब लैग्रेंजियन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको समझें, सोल्व करना सीखें। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के
हर एक सवाल को आप लैग्रेंजन से सोल्व कर सकते हो। लैग्रेंजन डायनेमिक्स बहुत ईजी है, एक बार आप सीख जाओगे तो आप हर तरह का लैग्रेंजन के क्वेश्चन को सोल्व करना आपको आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया आज का, तो थैंक यू सो मच। फिर हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं, जेस्ट के कुछ और प्रॉब्लम करेंगे अगली वीडियो में। आप लोग ऐसे ही देखते रहना वीडियो और शेयर करना ताकि और भी लोग देख पाएँ। ठीक है।